स्टूडेंट्स, आई एम सुचिस्मिता तरंगी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया और इस पीपीटी में जो सब लिखा गया है उसे अच्छी तरह से पॉइंट आउट कर लेना, नोट डाउन कर लेना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करें। तो मुझे बताओ, हम जो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं वो कौन सा फॉर्म होता है? तो वो जो होता है वो होता है प्लूरल फॉर्म एंड माइटोकॉन्ड्रियन जो होता है वो होता है सिंगुलर फॉर्म। माइटोकॉन्ड्रिया is commonly derived from the Greek word mitos, which means thread, and chondrion, which means granule. Okay, thread-like granules known as the mitochondrion. Next, mitochondria is commonly between 0.75 to 3 angstrom, 3 micrometer square area. The number of mitochondria varies according to the type of the cells. इसका एग्जाम्पल के हिसाब से हम ये ले सकते हैं कि एक ब्लड सेल जो होता है आरबीसी, तो आरबीसी के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया तुमको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, जबकि लिवर सेल जो है उसमें तुम्हें एक सेल के अंदर 2000 से भी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया दिखने को मिल सकता है। समझ गए इंट्रोडक्शन? अब शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन क्या है। तो ये जो है इसे नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनेल्स हैं। मैं ये बात तुम्हें पहली वीडियो में बता चुकी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनेल्स। तो वो किससे बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनेल्स है, उसे क्यों बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, वो हमें जानना चाहिए। तो सुनो, वो है जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो दोनों एक डिस्कवर हुए हैं। कहाँ से ना? बैक्टीरिया से। दोनों इंडिपेंडेंटली बैक्टीरिया की तरह चल फिर रहे थे, जबकि हमारा सेल को एक ज़रूरत था एक ऐसे ऑर्गेनेल की जो हमारे सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो इसलिए उसने क्या किया कि हमारे यूकैरियोटिक सेल जो है वो बैक्टीरिया सेल को एनगल्फ कर लिया जब बैक्टीरिया सेल इसके करीब आया। एंड अगेन ग्रेजुअली दिस सेल कन्वर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो फिर हमें जानना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से, कौन सा बैक्टीरिया से डेवलप हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुआ है रिक्टेशिया बैक्टीरिया से। ओके, एंड कौन सी इस प्रोसीजर जो है इसे हम बोलेंगे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और ये एक बुक है सिम्बायोजेनेसिस ए न्यू प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन। इस बुक का नेम नोट डाउन कर लो। बुक का नेम है सिम्बायोजेनेसिस ए न्यू प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन। इस बुक में एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के बारे में डिटेल्स लिखा गया है। तो ये रहा वो जो थ्योरी मैंने बताया, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, कैसे बैक्टीरिया को हमारा सेल एनगल्फ किया एंड अगेन वो कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हुआ, उस चीज़ का ये रहा डायग्राम। देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका बहुत सारा कंपोनेंट मिलके वो बना हुआ है। तो वो जो कंपोनेंट्स मिलके और एलिमेंट्स मिलके उसे बना है, उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? वो जो एलिमेंट है उसका नाम सब हम पढ़ेंगे। तो वो पहले आता है आउटर मेम्ब्रेन, देन आता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं हम इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद आता है हमारा जो क्राइस्ट, अंदर आता है मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्पेशली एक तरह का डीएनए अपने अंदर कंज्यूम करता है, अपने अंदर रखता है। उस जीनोम को हम बोलेंगे माइटोजीनोम और उसे बोलते हैं एम डीएनए।
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और उसे बोलते हैं एम्प्टी डीएनए। पहले हम पढ़ेंगे आउटर मेम्ब्रेन। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है उसका एक डायग्राम करके मैं दिखा देती हूँ, तुम देख लो वो डायग्राम को। ये लो, ये हो गया तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन। ये जो ब्लू कलर का हुआ ये हुआ तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन। इस ब्लू और रेड के बीच में जो स्पेस है वो है तुम्हारा इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस, और इसके अंदर रहता है तुम्हारा क्राइस्ट एंड मैट्रिक्स। ओके, क्राइस्ट जो है वो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से अटैच है, उसे बोलते हैं क्राइस्ट। एंड ये जो बीच में जो प्रोसेस है जिसे मैं ग्रीन कलर के डट डट कर रही हूँ उस चीज़ को हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। समझ में आ गया? देन हम पढ़ेंगे आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। जो रेड कलर के मैंने डिफाइन की थी उसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को एक डिफाइन शेप देता है और उसका थिक कितना है 60 to 75 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक है। वो कुछ एंजाइम कंटेन करता है। वो कुछ एंजाइम कंटेन करता है। वो एंजाइम जो है वो क्या है, एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ हेपाइन एंड द डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफान। इन सब चीज़ों के लिए जो एंजाइम ज़रूरत है वो एंजाइम कहाँ रहता है, आउटर मेम्ब्रेन में रहता है। और आउटर मेम्ब्रेन जो है उसके प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड का जो है रेशियो जो है वो सिमिलर है एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। जो एंजाइम्स क्या करते हैं, ये देखो, इसके अंदर जो एंजाइम्स रहते हैं जैसे कि यहाँ पे मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ओके, और साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, ये जो एंजाइम्स यहाँ पे है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, फैटी एसिड कोएंजाइम और कोलाइगेज, ये जो सब है ये सब जो है वो सेल के अंदर रहते हैं। अगर बाय मिस्टेकली हमारा जो सेल आउटर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, देन दिस एंजाइम्स क्या करते हैं, सेल डेथ को परमिट कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली वो नहीं होता है, वो नेचुरल थिंग नहीं है। The mitochondrial outer membrane can associated with the endoplasmic reticulum membrane in the structure called MAM, mitochondrial associated ER membrane. This important in the ER mitochondrial calcium signaling is involved in the transfer of lipid between ER and mitochondria. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो इनर मेम्ब्रेन के साथ क्लोजली, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर रहता है, और इसे बोलते हैं हम मैम बोलते हैं। मैम का क्या मीनिंग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड ईआर मेम्ब्रेन। देन जो है माइटोकॉन्ड्रियल एसोसिएटेड ईआर मेम्ब्रेन, तो वो इस जो कनेक्ट होकर रहता है उसके अंदर प्रोटीन एंड लिपिड ट्रांसफर में हेल्प होता है। ये रहा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तुम लोग देख सकते हो कैसे उसे बनाया गया है। इनर मेम्ब्रेन रह गया, राइबोसोम्स रह गया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी मौजूद है। ये रहा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ग्रैन्यूल्स, मैट्रिक्स, फ्री रेडिकल्स, एटीपी। अब हम देखेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। The mitochondrial intramembrane space is the space between the outer membrane and the inner membrane. It is also known as perimitochondrial space. और उसे और क्या कहते हैं,
आउटर में, हाँ इसे बोलते हैं आउटर चैम्बर भी इसे कहते हैं। ओके, हमारा माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रामेम्ब्रेन स्पेस जो है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और आउटर चैम्बर। Because the outer membrane is freely permeable to small molecule, the concentration of small molecules such as iron, sugar in the intermembrane space is the same in the cytosol. साइटोसोल क्या है, साइटोसोल क्या है वो तुम लोग मुझे बताओ, मुझे कमेंट में तुम लोग बताना साइटोसोल क्या है। फिर नेक्स्ट जब मैं पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी कि व्हाट इज साइटोसोल, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले वीडियो में बताई हुई थी साइटोसोल क्या हुआ है। तो साइटोसोल का जो पीएच का जो कंसंट्रेशन होता है, साइटोसोल का कंसंट्रेशन वो आउटर चैम्बर का कंसंट्रेशन के साथ मिलता जुलता है। किस लिए मिलता जुलता है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल और परमिएबल होता है। Large protein molecules have specific signaling sequence to transport it across the outer membrane. So the protein composition of this space is different from the protein composition of the cytosol. One protein is that is localized to inner membrane space is cytochrome C. इनर मेम्ब्रेन स्पेस के बारे में पढ़ गए। अब हम पढ़ेंगे इनर मेम्ब्रेन क्या है। इट कंटेन मोर देन 151 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स एंड हैव हाई प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशियो मोर देन 3:1 which is about 1 protein per 15 phospholipids. हमारा इनर मेम्ब्रेन जो है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो है, इट इज़ कंटेन मोर देन 151 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स एंड इसमें जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का रेशियो है वो है 3:1। और इसमें क्या है कि प्रोटीन जो है उसका परिमाण जो है, उसका अमाउंट जो है वो कम है और फॉस्फोलिपिड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। तो वो क्या है, 1 प्रोटीन पर 15 फॉस्फोलिपिड। Unlike the outer membrane, the inner membrane does not contains protein and it is highly impermeable to molecules. हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल था, लेकिन उसका जो है इनर मेम्ब्रेन जो है वो हाईली इम्परमेबल है सम मॉलिक्यूल्स के लिए। वो चूज़ करके ही मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है। जो मॉलिक्यूल्स इम्पोर्टेंट है वो सेमी परमेबल से भी ज़्यादा इम्परमेबल है। सेमी परमेबल जो हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है उससे भी ज़्यादा वो है सिलेक्टिवली परमेबल। उसका एंगस्ट्रॉम भी कितना है कि 60 एंगस्ट्रॉम ठीक है।